अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बां हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने फ़साहत व बलागत से मुताल्लिक़ कुछ अहम और मुमकिन सवालात व जवाबात पेश कर रही हूँ जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसी लफ्ज़ या मुहावरे या फ़िक्रे को इस तरह से बोलना या लिखना जिस तरह मुस्तनद अहले ज़बान लिखते या बोलते हैं क्या कहलाता है? जवाब है, किसी लफ्ज़ या मुहावरे या फ़िक्रे को इस तरह से बोलना या लिखना फ़साहत कहलाता है। अगला सवाल है, फ़साहत की बुनियाद किस पर है? जवाब है, फ़साहत की बुनियाद रोज़मर्रा अहले ज़बान पर है। फ़साहत का तसव्वुर जो है वो ज़्यादातर समाई है और इसकी बुनियाद रोज़मर्रा अहले ज़बान पर है। अगला सवाल है, बलागत के लुग़वी मानी क्या हैं? जवाब है, बलागत के लुग़वी मानी तेज़ ज़बानी के हैं। अगला सवाल है, कलाम में जिन उलूम के ज़रिए बलागत की कैफ़ियत पैदा की जाती है उन उलूम को क्या कहा जाता है? जवाब है, कलाम में जिन उलूम के ज़रिए बलागत की कैफ़ियत पैदा की जाती है उन उलूम को उलूम बलागत कहा जाता है। अगला सवाल है, इल्म बलागत की कितनी किस्में हैं? जवाब है, इल्म बलागत की 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म उरूज़ और इल्म काफ़िया। अगला सवाल है, वो इल्म जिसमें उन तरीक़ों और इम्कानात का मुताला किया जाता है जिनके ज़रिए एक ही मानी को कई तरह से अदा कर सकते हैं क्या कहलाता है? जवाब है, वो इल्म जिसमें उन तरीक़ों और इम्कानात का मुताला किया जाता है वो इल्म बयान कहलाता है। अगला सवाल है, इल्म बयान को और किन नामों से जाना जाता है? जवाब है, इल्म बयान को इल्म अदब और इल्म किताबत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, जिस इल्म में अल्फाज के मानवी और सौती हुस्न और तरीक़ा हाय इस्तेमाल का मुताला किया जाता है जिनके ज़रिए कलाम की मानवी ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जिस इल्म में अल्फाज के मानवी और सौती तरीक़े हाय का इस्तेमाल किया जाता है उसे इल्म बदी कहते हैं। अगला सवाल है, किस इल्म में ज़बान और शेर का मुताला एक मख़सूस तरीक़े से किया जाता है? जवाब है, इल्म उरूज़ में ज़बान और शेर का मुताला एक मख़सूस तरीक़े से किया जाता है। अगला सवाल है, किस इल्म में अल्फाज की आपस में मौसीक़ियाती हम आहंगी का मुताला होता है? जवाब है, इल्म काफ़िया में अल्फाज की मौसीक़ियाती हम आहंगी का मुताला होता है। जो हम आहंगी होती है अल्फाज की वो मिस्र के आखिर में आती है और तकरार के ज़रिए शेर में हुस्न पैदा करते हैं। अगला सवाल है, इल्म बयान के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? जवाब है, इल्म बयान के अज्जाए तरकीबी तशबीह, इस्तिआरा, मजाज़ मुरसल और किनाया हैं। अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ से उसके वही मानी मुराद लिए जाएं जिसके लिए उसे वज़ा किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जब किसी लफ्ज़ से उसके वही मानी मुराद लिए जाएं जिसके लिए उसे वज़ा किया गया हो तो उसे हकीकत कहते हैं। अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ से हकीकी मानी के बजाय ऐसे मानी मुराद लिए जाएं जो लफ्ज़ को लाजिम तो हो लेकिन इल्तिज़ाम ये रखा जाए कि उसकी जगह वो लाजिम मुराद नहीं तो उसे क्या कहते हैं? तो जवाब है, उसे मजाज कहते हैं। अगला सवाल है, तशबीह के क्या मानी हैं? जवाब है, तशबीह के मानी मुशाबहत के हैं। यानी जब किसी मुशाबहत के बायस एक चीज़ को दूसरी चीज़ के
मुशाबे करार दिया जाए, चाहे उसमें मुशाबहत की वजह का इजहार हो या न हो, तो उसे तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? जवाब है, उसे मुशब्बह बिह कहते हैं। यानी कलाम में या शेर में अगर किसी चीज़ को तशबीह दी जा रही है तो उसे मुशब्बह कहते हैं, और जो मतलब जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जा रही है उसे मुशब्बह बिह कहते हैं। अगला सवाल है, मुशब्बह और मुशब्बह बिह मिलकर क्या कहलाते हैं? जवाब है, मुशब्बह और मुशब्बह बिह मिलकर तरफ़ैन तशबीह कहलाते हैं। अगला सवाल है, उस मुश्तरका वस्फ़ को जिसकी बुनियाद पर तशबीह दी जाती है क्या कहते हैं? तो जवाब है, उस वस्फ़ को जिसकी बुनियाद पर तशबीह दी जाती है उसे वजह शबह या वजह तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है, जिस अल्फाज का इस्तेमाल एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जिस अल्फाज का इस्तेमाल एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह देने में किया जाता है उसे अदवाते तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी सनअत है? तो जवाब है, इस शेर में तशबीह है। इस शेर में हस्ती और नुमाइश मुशब्बह, हुबाब और शराब मुशब्बह बिह और सी अदवाते तशबीह हैं। अगला सवाल है, इस्तिआरा के लुग़वी मानी क्या हैं? जवाब है, इस्तिआरा के लुग़वी मानी मुस्तआर लेना या उधार लेना के हैं। इस्तिआरा जो है वो मजाज की एक किस्म है जिसमें लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी को तर्क करके लिसानी सियाक़ व सबाक़ के एतबार से नए मानी मुस्तआर लेता है, तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। अगला सवाल है, बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में कौन सी सनअत है? जवाब है, इस शेर में इस्तिआरा है। अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानी के बजाय किसी करीने की बिना पर उसके मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाए और हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसे क्या कहा जाता है? जवाब है, तो उसे मजाज़ मुरसल कहा जाता है। अगर तशबीह का ताल्लुक़ होगा तो उसे इस्तिआरा कहेंगे, और अगर हकीकी और मजाजी मानी जो होंगे उसमें तशबीह का जब ताल्लुक़ रहेगा तो उसे इस्तिआरा कहेंगे, और अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ रहेगा तो उसे मजाज़ मुरसल कहेंगे। अगला सवाल है, जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। दर्ज बाला शेर किसकी मिसाल है? तो जवाब है, दर्ज बाला शेर मजाज़ मुरसल की मिसाल है। अगला सवाल है, कनाया के क्या मानी है? जवाब है, कनाया के मानी मुख्फी इशारा या पोशीदा बात के हैं। यानी इल्म बयान की इस्तिलाह में जो होता है, कनाया वो लफ्ज़ है जिसके मानी हकीकी मुराद ना हो बल्कि मानी गैर हकीकी मुराद हो, और अगर हकीकी मानी मुराद लिए भी जाएं तो भी वो सही होगा। अगला सवाल है, बदी के तहत कलाम में लाए गए तमाम ख़वास को आम ज़बान में क्या कहते हैं? जवाब है, बदी के तहत कलाम में लाए गए तमाम ख़वास को आम ज़बान में सनाए और बदाए कहते हैं। अगला सवाल है, कलाम में इस्तेमाल होने वाली सनअतों का मुताला किस में किया जाता है? जवाब है, कलाम में इस्तेमाल होने वाली सनअतों का मुताला इल्म बदी में किया जाता है। अगला सवाल है, कलाम में दिलकशी पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को क्या कहते हैं? जवाब है, कलाम में दिलकशी पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को सनाए कहते हैं।
اگلا سوال ہے صنعتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ جواب ہے صنعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ تو صنع لفظی اور صنع معنوی۔ اگلا سوال ہے اوماج، استتباع، استخدام اور ایراد المثل کس صنع کے ذیل میں آنے والی صنعتیں ہیں؟ تو جواب ہے اوماج، استتباع، استخدام اور ایراد المثل صنع معنوی کے ذیل میں آنے والی صنعتیں ہیں۔ اگلا سوال ہے ایہام کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا ہے۔ اگلا سوال ہے بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے اس شعر میں ایہام ہے، یعنی یہاں دیکھیے، یہاں سایہ کے ایک معنی چھاؤں کے ہیں اور دوسری معنی طرفداری اور حمایت کے ہیں، اور یہاں جو ہے دوسرے معنی مراد لیے گئے ہیں جو کہ بعید ہیں اور پوشیدہ قرینے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تجاہل عارفانہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے تجاہل عارفانہ کے لغوی معنی جان بوجھ کر انجان بننے کے ہیں، یعنی کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے ناواقفیت ظاہر کرنا تاکہ اس کی تعریف میں مبالغہ کیا جا سکے، اسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے معنی و مفاہیم ایک دوسرے سے مخالف اور ضد ہوں، وہاں کون سی صنعت ہوتی ہے؟ جواب ہے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جس کے معنی و مفاہیم ایک دوسرے سے اگر مخالف اور ضد ہوتے ہیں تو وہاں صنعت تضاد ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو جواب ہے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ جو صنعت تضاد جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایجابی اور سلبی۔ اور ایجابی جو ہوتی ہے کہ وہ تضاد ہوتا ہے جس میں 2 لفظوں کے معنی ایک دوسرے کے ضد ہوں مگر حرف نفی نہ ہو، اور جو سلبی ہوتا ہے وہ تضاد ہے جس میں 2 لفظوں کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوں اور ان میں سے ایک لفظ کے ساتھ حرف نفی ہو اور دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔ اگلا سوال ہے تلمیح کیا ہے؟ جواب ہے کسی مشہور تاریخی واقعہ، قصہ یا مسئلے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح ہے۔ اگلا سوال ہے تلمیح کی کوئی ایک مثال پیش کیجیے۔ جواب ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ تلمیح کی ایک بہترین اور مشہور مثال ہے۔ اگلا سوال ہے ممدوح کی صفات کا ذکر ترتیب وار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے ممدوح کی صفات کا ذکر ترتیب وار کرنا تنسیق الصفات کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے تیری شمشیر بسر خصم پہ ہے میداں میں، سائق و برق بلا قہر خداوند تعال۔ یہاں اس درج ذیل شعر میں کس صنعت کا استعمال ہے؟ تو جواب ہے درج ذیل شعر میں صنعت تنسیق الصفات کا استعمال ہے۔ یہاں پہ دوسرے مصرعے میں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ 3 صفتیں جو ہیں وہ ایک ہی تلوار کی بیان کی گئی ہیں اور تینوں ترتیب وار دی گئی ہیں، اسی لیے یہاں تنسیق الصفات ہے۔ اگلا سوال ہے تعلیل کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے تعلیل کے معنی وجہ متعین کرنا یا وجہ بیان کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے کلام میں کسی ایسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو چاہے واقعی ہو نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت بھی رکھتی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے
तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। अगला सवाल है, नहीं है बेसबब फूलों का खिलना ज़र बकफ होकर, खैराजे हुस्न लेती है ज़मीं भी कुए जाना की। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इस शेर में हुस्न तालील है। यहाँ पर इस शेर में ये बयान कर रहा है शायर कि जो फूल होते हैं इनका जर्द रंग होकर खिलना, मतलब बास फूलों में जर्द रंग के बीज होते हैं और उनके जर्द रंग होने का ये सबब यहाँ शेर में बताया गया है कि महबूब की गली की ज़मीन जो है वो भी अपने हसीन होने का टैक्स लेती है, जिसे अदा करने के लिए फूल ज़र बकफ निकले, यानी हाथों में सोना लिए हुए निकले हैं। और सोना चूँकि जर्दी माइल होता है इसलिए जर्द बीजों को सोने से तशबीह दी है, मगर ये हकीकत नहीं है। अगला सवाल है, लफ़ो नश्र के क्या मानी है? जवाब है, लफ़ो नश्र के मानी लपेटना और बिखेरना के हैं। अगला सवाल है, लफ़ो नश्र जो होता है इस्तिलाह में इसका मतलब ये है कि पहले चंद चीज़ें जो होती हैं एक तरतीब से जमा बयान की जाती हैं, उसको लफ़ कहते हैं, और उसके बाद वही चीज़ें मतलब उनके मंसूबात उसी तरतीब से फिर बयान किए जाते हैं, तो उसे नश्र कहते हैं। और अगर दोनों मिसरों में जो होता है, मतलब जो शेर होता है उसके दोनों मिसरों में उसकी एक तरतीब के साथ लफ़ो नश्र मुरत्तब होते हैं तो उन्हें लफ़ो नश्र मुरत्तब कहते हैं, और अगर उनकी तरतीब एक नहीं होती है तो उसे लफ़ो नश्र गैर मुरत्तब कहते हैं। अगला सवाल है, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक ज़ार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिसे बीमार जुदा। दर्ज झैल शेर में बयान सनत का नाम बताइए। तो जवाब है, दर्ज झैल शेर में लफ़ो नश्र है। अगला सवाल है, कलाम में किसी शख्स या चीज़ की तारीफ़ या मज़म्मत इस हद तक करना कि सुनने वाले को ये गुमान हो कि इस वस्फ या ज़िम का कोई और मर्तबा बाकी नहीं रहा, क्या कहलाता है? तो जवाब है, ये वस्फ कलाम में जब ये वस्फ पाया जाए तो ये वस्फ मुबालगा कहलाता है। अगला सवाल है, कलाम में ऐसे अल्फाज यकजा करना जिनके मानी में एक दूसरे के साथ एक निस्बत वाक़े हो मगर ये निस्बत तज़ाद और तकाबुल की ना हो, क्या कहलाता है? तो जवाब है, कलाम में जब ऐसे अल्फाज यकजा किए जाते हैं जिनकी एक दूसरे से निस्बत तो होती है मगर ये निस्बत तज़ाद और तकाबुल की नहीं होती है तो उसे सनते मरातुन नज़ीर कहते हैं। अगला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में कौन सी सनत है? जवाब है, इस शेर में सनते मरातुन नज़ीर है। यहाँ पत्ता पत्ता बूटा बूटा गुल और बाग में बाहम मुनासबत है और ये मुनासबत जो है ये तज़ाद की नहीं है। अगला सवाल है, वो खूबियाँ जो लफ्ज़ों को ख़ास रियायतों और हुनरमंदी के साथ बरतने से वजूद में आती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जवाब है, कलाम की वो खूबियाँ जो लफ्ज़ों को ख़ास रियायतों और हुनरमंदी के साथ बरतने से वजूद में आती हैं उसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसे दो लफ्ज़ जो सूरत या तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मुशाबह हों मगर उनके मानी मुख्तलिफ हों तो उसे क्या कहते हैं? जवाब है, जब कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ होते हैं जो सूरत या तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से तो मुशाबह होते हैं मगर उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं तो उसे तजनीस कहते हैं। अगला सवाल है, जितने मरमर गए बुतों तुम पर उनके मरकद में संग मरमर है। इस शेर में कौन सी सनत है? जवाब है, इस शेर में सनते तजनीस है। अगला सवाल है, एक ही मादे या मस्दर से कई लफ्ज़ निकाल कर किसी जुमले या शेर में लाना क्या कहलाता है?
جواب ہے ایک ہی مادے یا مصدر سے کئی لفظ نکال کر جملے میں لانا اشتقاق کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خاری میں کٹی۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ جواب ہے اس شعر میں اشتقاق ہے۔ یہاں کٹا، کٹی اور کٹنے ایک ہی مصدر کے مشتق ہیں۔ اگلا سوال ہے، ممدوح کی صفات کا ذکر ترتیب وار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے ممدوح کی صفات کا ذکر ترتیب وار کہلانا تنسیق الصفات کہلاتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔